हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। सर ठीक ही चल रही है, पढ़ाई लिखाई हमारी चलती ही रहती है। कोई नहीं, चलिए नीट एग्ज़ाम पास में आ रहा है आपका। और ये देखिए मैग्नेटिज्म मैटर चैप्टर पे पहुंच गए हम। इससे पहले क्या क्या देख लिया, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हमने खत्म किया है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। तो अब हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बहुत ही छोटा यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट एक्चुअली है पूरे फिजिक्स का आपका। ठीक है, और सबसे इजीएस्ट यूनिट भी है क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा उतना कॉन्सेप्ट नहीं है कि बहुत इंटर रिलेट चीज़ें करनी पड़े, बहुत प्लेनरी चीज़ें हैं। ठीक है, सीधा प्लेन प्लेन वे में आप समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ ताकि आपके लिए स्पेस रहे, ठीक है, देखने के लिए। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला डिस्कशन शुरू होता है बार मैग्नेट से। बार मैग्नेट क्या होते हैं, सुना होता है आपने बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट है क्या? यस सर, हमने बार मैग्नेट 9th 10th या पहले, इससे पहले सुन लिया था और बचपन से देखते भी आए हैं, खेलते भी थे हम बचपन में बार मैग्नेट के साथ। तो बार मैग्नेट कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, छोटा सा एक बार रहता है, सॉलिड बार। ठीक है, बार तो समझते हो, चॉकलेट बार जैसा रहता है, तो वैसे ही मैग्नेट का एक बार रहता है। तो उसके अंदर कुछ क्या होता है, बार मैग्नेट इज अ फिजिकल मैग्नेट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। एक पोल होता है आपका, ये पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और एक पोल होता है जिसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, इनके नाम दिए जाते हैं, समझ आया। दिखते नहीं है कि नॉर्थ दिखेगा एन लिखा हुआ दिखेगा, साउथ एस लिखा हुआ। एक्चुअल मैग्नेट में कुछ नहीं दिखता, मैग्नेट एक बस पत्थर होता है। ठीक है, पत्थर टाइप का एक मटेरियल रहता है। तो होता क्या है बार मैग्नेट के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक कॉन्सेप्ट आया था कि बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बार मैग्नेट के, एक परमानेंट बार मैग्नेट के अराउंड रहती हैं। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से तो क्या करती हैं, जब बाहर जाती हैं तो नॉर्थ से वो निकलती हैं, साउथ के अंदर टर्मिनेट करती हैं। ठीक है, यहाँ से एमिनेट करती हैं, यहाँ से टर्मिनेट करती हैं। ठीक है, दिस इज आउटसाइड द मैग्नेट। बट अंदर वो मैग्नेट के अंदर कैसा फ्लो होता है, साउथ टू नॉर्थ, ताकि वो एक क्लोज कंटिन्यूस लूप बना सके। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टाइप नहीं होती हैं कि क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ये सब आपने बेसिक प्रॉपर्टी पहले 10th में भी पढ़ी हुई है कि नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ पे जाएंगी, और अंदर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करेंगी। ठीक है, तो ये बेसिक है। इसके बाद अगर देखें डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज नोन एज इफेक्टिव लेंथ। यानी कि पोल्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक के बीच जो ये डिस्टेंस रहने वाला है, ये वाला डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ी सी छोटी होती है, यानी कि जो एक्चुअल मैग्नेट आपको दिखेगा, जितना लेंथ आप स्केल से मेजर कर पाएंगे, पोल जो है स्लाइटली अंदर रहते हैं, उसकी ज्योमेट्रिक डायमेंशन के थोड़ा सा अंदर रहते हैं पोल्स, पोल्स का जो सेंटर रहता है। ठीक है, और ये एम क्या है, एम पोल स्ट्रेंथ को बोलते हैं। इसको थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट गिव मी सम टाइम। ठीक है, तो पोल स्लाइटली अंदर होते हैं, उसकी वजह से इफेक्टिव लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ से छोटा होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, देखो इसमें यहाँ पे द इफेक्टिव लेंथ इज लेस देन द ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, एक बात ये ध्यान रख लेना। तीसरा, पोल लाई स्लाइटली इनसाइड, नॉट एग्जैक्टली एट द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, ये भी मैं आपको बताया अभी के अभी। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, देख रहा है हमको, पता भी है मिटन से, एंड दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी बार मैग्नेट के बारे में हमको क्लास 10th से ही पता है। ठीक है, हो सकता है ये मैग्नेटिक लेंथ वाला ना पता हो, इफेक्टिव लेंथ थोड़ी सी छोटी रहती है, बट बाकी मोर और लेस आपको पता थी। पोल्स होते हैं, फील्ड लाइंस होती हैं, किधर से किधर क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, वो डायरेक्शन भी पता थी। ठीक है, और क्या पता था आपको, कुछ पहले से डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी पता थी कि मैग्नेटिक, जो मैग्नेट होता है ना, वो मैग्नेट होता है जो मैग्नेटिक निडल में भी होता है और डायरेक्शन के काम आता है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट, ये क्या बोलता है कि व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन एयर, it has a tendency to align itself in north south direction along the earth's magnetic field। वो हमको जब भी अगर हम उसको फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। हैंग करेंगे तो वो घूम के फाइनली जो टिकेगा आकर के कहाँ, इधर नॉर्थ होगा, सपोज उधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो ये इधर आकर के टिक जाएगा। समझ आए? तो ये इस तरीके से अलाइन कर लेता है। इसको भी समझेंगे अलाइनमेंट क्यों करता है, बट ये हमें पता है।
ठीक है, इसको समझेंगे एक बार अच्छे से। और एक हमने बोला था कि मोनोपोल का कॉन्सेप्ट, कि बार मैग्नेट, आपने बचपन में खेला भी होगा तो आप बार मैग्नेट टूट जाता था कई बार, तो बार मैग्नेट के टूटने से जो पीसीस होते थे वो भी एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट बन जाता था। तो ये नहीं है कि बार मैग्नेट टूट गया तो नॉर्थ उधर चला गया, साउथ इधर गया। तो मोनोपोल्स जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जस्ट इफ वी ब्रेक अ बार मैग्नेट इनटू पीसेस, ईच पीस विल हैव द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अगर हम उसको ब्रेक कर देंगे पीसेस के अंदर तो हर पीस का अपना एक नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ आ जाएगा। ठीक है, ये आपने बचपन में देखा भी था कि तोड़ने के बाद भी वो अट्रैक्ट करते थे और दूसरी साइड से वो उसको रिपेल करने लगता था। ठीक है, और ये भी पता है कि नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है। ठीक है, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, और नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ऐसा भी पता है, ये भी पढ़ेंगे, आते हैं, इस पे भी आते हैं, बट ये आपको पहले से ये सारी चीजें पता है। आगे देखते हैं। अब एक टर्म आता है पोल स्ट्रेंथ, जो वहां पे स्मॉल m करके एक टर्म लिखा हुआ था ना, स्मॉल m करके लिखा हुआ था, तो दैट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, मैग्नेट, अगर देखो मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कैसे बताओगे कि स्ट्रेंथ कैसी है मैग्नेट का, तो दैट इज क्वांटिफाइड बाय दिस क्वांटिटी। पोल स्ट्रेंथ इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे आपने एक मैग्नेट लिया और एक कॉइन लिया, तो एक कॉइन है उसके पास आराम से अट्रैक्ट हो रहा है, बट एक कॉइन स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत तेजी से आया और अट्रैक्ट चिपक गया एकदम आकर के। तो आप बोलेंगे कौन सा मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, आपके पास आंसर रहेगा कि जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा था वो मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहा होगा। बट वो क्वांटिफिकेशन करने के लिए कि कितना स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हमको एक क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे चार्ज होता है ना, चार्ज, तो आप बोलते हैं 10 कूलम, 20 कूलम, 30 कूलम, तो चार्ज के साथ चार्ज ज्यादा है, चार्ज कम है, दीज आर एब्सर्ड वर्ड। चार्ज कितना है उसके क्वांटिफिकेशन कर दीजिए। इसी तरीके से मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका कितना टेंडेंसी ज्यादा है मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने का, दैट इज क्वांटिफाइड बाय दिस क्वांटिटी, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या काम करेगा ये तो देख लिया, मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ क्या करने वाला है वैसे, पोल स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय m, फॉर ईच पोल इट इज नॉर्थ, फॉर नॉर्थ पोल इट इज प्लस m एंड फॉर साउथ पोल इट इज माइनस m। ये हमने कन्वेंशन रख दिया कि एक के लिए प्लस होगा और एक के लिए माइनस होगा, ये प्योरली कन्वेंशन है हमारा दिया हुआ। पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल of the magnet and its cross sectional area and it is independent of length of the magnet। मैग्नेट कितना बड़ा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, एक तो मटेरियल कि मैग्नेट किस मटेरियल से बना है वन थिंग, और दूसरा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है उस बात पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, और क्या है पोल स्ट्रेंथ के बारे में जानने के लिए, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे चार्ज है, चार्ज स्केलर रहता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, बट कुछ मैग्नीट्यूड होता है जो स्ट्रेंथ को बताता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड या ये सब जनरेट करने का कैपेसिटी रखता है। एसआई यूनिट होता है एम्पियर मीटर या फिर न्यूटन पर टेस्ला, या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1A1। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो, बट इतना कोई जरूरी नहीं है इनको भी एकदम रटना, आप यूनिट और स्केलर क्वांटिटी के टर्म में इतना देख सकते हो। ठीक है, अगर आगे देखें प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। कौन सी, बार मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस सच एज निकल, कोबाल्ट, आयरन, जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहते हैं, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी बार मैग्नेट के अंदर होता है, ये हमको पता है। नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट आर अ लिटिल इनवर्ड्स एंड फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल एंड, ये भी बताया है कि मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल एंड पे नहीं, थोड़ा सा अंदर होते हैं, सेंटर थोड़ा सा अंदर लाई करता है। पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर हैविंग इक्वल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी हमने बात की, मैग्नेट तो तोड़ सकते हो बट ऐसा नहीं होगा कि उससे नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग हो जाएंगे, एक नया नॉर्थ और एक नया साउथ जनरेट होगा, हमेशा वो दो पोल तो रहेंगे ही। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमको बचपन से पता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा आज ही नहीं है कि रहस्यमयी बात थी और आज ही जो है उजागर हुई है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं एक नई क्वांटिटी पे जो कि मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं, या उसको और अच्छे टर्म में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बोलते हैं,
ये आपने केमिस्ट्री में भी सुना है, आज इसे ऐसा टर्म नहीं है कि आपके पास पहली बार आया है, ये आपने केमिस्ट्री में भी सुना है, म्यू से डिनोट कर, केमिस्ट्री में इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कौन से चैप्टर में सुना होगा, ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी सुना होगा, बोहर मैग्नेट्रॉन, जहां जहां ये सब बात हुई होगी, ठीक है। बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए जी, मैग्नेटिक मोमेंट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। वो स्ट्रेंथ, वो पोल का स्ट्रेंथ बता रहा था इंडिविजुअली, ये मैग्नेट का स्ट्रेंथ को बता रहा है, मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ओवरऑल मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग होगा, उसको क्वांटिफाई करने के लिए एक क्वांटिटी दे दी कि हमने मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट जैसे इलेक्ट्रिकल डायपोल था ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक कॉम्बिनेशन, तो वैसे ही एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल का कॉम्बिनेशन को डायपोल बोलते थे। दो पोल आ गए ना, डायपोल, उसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जैसे वहां था हमारे पास इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट, तो सेम क्वांटिटी यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट चाहिए। इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए m से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है, ठीक है। और क्या करता है, रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट टू द पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल। मतलब m इंटू, अगर ये लेंथ को मैं 2l ले लूँ, अगर इस लेंथ को मैं 2l ले लूँ, इसको l i मत समझना, ये l है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2l ले लूँ तो आपका m इंटू 2l, m इंटू 2l इज द वैल्यू ऑफ दिस। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए, मैग्नीट्यूड देखा जाए तो वो आएगा m पोल स्ट्रेंथ किसी भी पोल का इंटू लेंथ, ठीक है, ये आएगा। और ये एक्चुअली ये वाला जो टर्म है, दिस इज योर कैपिटल M, ठीक है। अगर मैं M को लिखना चाहूं तो इट इज नथिंग बट पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। तो 2l ही लेंथ ली हुई है, आप ये मत सोचना l लेंथ थी उसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया हुआ, हमने लेंथ ही 2l ली हुई है, यहाँ पे इसको ले रहे हैं हम 2l, यहाँ पुट करें, इस l को भी पुट कर सकते थे, सिर्फ l लेते तो, हमने 2l लिया हुआ लेंथ को, तो 2l पुट किया, ठीक है। और डायरेक्शन कहाँ होती है, डायरेक्शन कोई पूछे कि डायरेक्शन हमेशा इसकी साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। किधर होती है, जैसे वहां पे नेगेटिव से उधर की तरफ होती थी, तो डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स साउथ टू नॉर्थ। हमेशा डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड ये रहा, मैग्नीट्यूड ये रहा, ठीक है। अब आपको क्या पता चलना चाहिए कि क्या ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है, वो हमको पता चल गया। कितना इसका, क्या इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का, क्या इसकी डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सारी चीज़ें तो पता चल गई। क्या बताएगी वो सब भी पता है। इसका SI यूनिट क्या होगा, कैसे पता चलेगा, SI यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। और आप इसको डायमेंशनल फॉर्मूला L2A1 से भी लिख सकते हो, क्योंकि हमको देखो ना, ये तो पता ही है, m इंटू लेंथ करना है बस मल्टीप्लाई, वहां क्या था L1A1, यहाँ हो जाएगा L2A1, ठीक है। तो क्लियर है चीजें यहाँ तक, ठीक है सर। कॉम्बिनेशन ऑफ बार मैग्नेट, अगर आप मल्टीपल बार मैग्नेट को कंबाइन करते हो, मल्टीपल बार मैग्नेट को कंबाइन करते हो, तो आपको लगेगा, तो आपको दिखेगा कि भाई बार मैग्नेट में आपको जो है मल्टीपल बार मैग्नेट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इफेक्टिव जो है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, तो आपको सीधे के सीधे क्या कर देना है, सीधे के सीधे डायरेक्शन को देखते हुए रिजल्टेंट निकाल देना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसको करते हैं। तो हमको एक मैग्नेट इधर लगा दिया, एक मैग्नेट आपने इधर लगा दिया और एक मैग्नेट इधर लगा दिया, ठीक है। डायरेक्शन दिख रही है, अच्छा इसको फिर अगर डायरेक्शन इधर लिया तो इसको साउथ करो, इसको नॉर्थ करो, क्योंकि साउथ से नॉर्थ होती है डायरेक्शन, तो ये थोड़ा ध्यान रखना होता है आपको, ठीक है। तो आपका एक वेक्टर इधर की तरफ हो गया M2, दिस इज M2, एक वेक्टर इधर की तरफ हो गया M1। आपको इन दोनों को ऐड करना है, और इनके बीच एंगल कितना दिया हुआ है, इनके बीच एंगल दिया हुआ है थीटा। तो दो वेक्टर का एडिशन आपको भली भांति करना आता है, जिनके बीच एंगल भी पता हो। रुक जाइए, ये M1 है, ये एंगल पता है, ये M2 है, तो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अच्छे से निकालना आता है, ठीक है। तो दिस इज योर M नेट, क्या निकलेगा जी, M नेट। दो वेक्टर का एडिशन आपने ऐसा किया हुआ है,
m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कॉस ऑफ थीटा रिजल्टेंट का, तो ये निकल जाएगा इजीली, वेक्टर सम है। और अल्फा, अगर ये इसका डायरेक्शन भी निकालना है अल्फा, तो ये भी वेक्टर में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। कैसे? आप ये ट्रायंगल बनाएंगे, ये ट्रायंगल पूरा कर लो, ये ट्रायंगल पूरा कर लो, ये वाला ट्रायंगल पूरा कर लो, तो आप इस ट्रायंगल को लेकर के सोल्व कर दो, फिर इस ट्रायंगल को लेके भी कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो साइड हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी m2 साइन थीटा, और ये हो जाएगी m2 कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो आप पूरा का पूरा फिर ये ट्रायंगल में टेंजेंट अल्फा ऐसे लिख सकते हो, m2 साइन थीटा और डिवाइड बाय में बेस कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 कॉस ऑफ थीटा। ये आपको आते हैं, वेक्टर सम है बेसिकली, इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों का वेक्टर कर दोगे तो आपको टोटल रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बार मैग्नेट। जैसे इस पे देखो नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट पे 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, इफ ईच बार मैग्नेट शोन हैज अ डायपोल मोमेंट व्हिच कॉन्फ़िगरेशन विल हैव द हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, किसका है? देखते हैं जी, अगर यहाँ पे मान लिया ईच मैग्नेट शोन बिलो हैज द सेम डायपोल मोमेंट, यहाँ पे आना था, एक सेम वर्ड भी आना था, सेम डायपोल मोमेंट। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन विल हैव द हाईएस्ट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देखो जी, आपके पास यहाँ पर m हो सकता है, एक ऑप्शन है ये m का और ये m का। ठीक है, तो नेट इधर आएगा, वो आएगा आपका √2m। ठीक है, एक यहाँ पर हो सकता है इधर m, और एक यहाँ पर हो सकता है m, तो इसका नेट कितना आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका नेट कितना आएगा, अगर दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो नेट आएगा 0। यहाँ पर देखते हैं, एक ऐसे हो सकता है और एक ऐसे हो सकता है। ठीक है, m और m, तो इस थर्ड वाले का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा आपका m, नेट जो आने वाला है वो आएगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2mm कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि √2, यहाँ पे आएगा 2m स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, तो यहाँ पे बचेगा √3 इंटू में m स्क्वायर और इसका रूट, तो आपका बाहर आएगा, तो ये चला जाएगा 2 प्लस में एक √3 भी बचेगा और एक m आ जाएगा बाहर। तो थोड़ा सा इससे तो थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है, इससे तो थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है, यस। फिर अगर और देखें, इसको देखें 60 डिग्री वाले को, तो एक m इधर है, एक m इधर है, बस चेक करना था आपको, ये एक m इधर है, एक m इधर है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वैल्यू जो आएगा वो आएगा √m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos 60 कितना होता है 1/2, तो कैंसिल हो गया, तो बेसिकली √3m आ जाएगा इसमें भी। तो इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा आ रहा है, कौन सा सबसे वैल्यू ज़्यादा आ रहा है? √3 कितना होता है, √3 होता है 1.73। ठीक है, ये कितना होता है 1.41, तो ये कम है, ये कम है, ये ज़्यादा है। इसमें और इसमें देखना है, इन दोनों में कंपैरिजन करना है, इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है। मुझे तो ये वैल्यू बड़ी लग रही है, क्योंकि 2 है, 2 में कितना जोड़ेंगे, 2 में जोड़ो आप 1.73, तो 3 से तो ज़्यादा ही आ रहा है ऑलमोस्ट। तो दिस कन्फिग्रेशन विल हैव द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। अब ये बस लॉजिक लगाना था। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं सोचना था, इतने तामझाम नहीं करना था, तो आप ऐसा सीधा लगाते m स्क्वायर प्लस 2mm कॉस ऑफ थीटा। देखो ये तीनों टर्म तो सेम ही है, कोस थीटा पे है ना, कोस थीटा जब मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। कोस थीटा जिसमें एंगल सबसे छोटा होगा, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल है 180 डिग्री, यहाँ पे 60, यहाँ पे 30, तो सबसे छोटा एंगल जहाँ दिखेगा कोस सबसे मैक्सिमम तब होता है। तो आप उससे भी इसको 1 मिनट में कर सकते थे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, आसान था। चलिए, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट। अच्छा, बार मैग्नेट को कई बार कट कर दें, फिर पूछते हैं बच्चे कि क्या होता है कटिंग ऑफ बार मैग्नेट। इस पर भी कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। जब बार मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली कट करते हो आप, अलोंग द लेंथ उसको कट कर देते हो,
इस तरीके से, जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कट कर किया हुआ है, जो कि आपने बार मैग्नेट लिया, उसके 2 पीस इस तरीके से कर दिया कि एरिया हाफ हो गया। अब एरिया हाफ होने वाली सिचुएशन में क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल मैग्नेट विल बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि पोल स्ट्रेंथ एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है और एक मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसको लेंथ से कोई लेना देना नहीं होता। पीछे पोल स्ट्रेंथ की स्लाइड पे देखना जा करके, पोल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल पार्ट विल बिकम हाफ, तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा और लेंथ विल रिमेन सेम। तो ये देखो, ये m तो बन गया ये वाला, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना बन जाएगा फिर, m डैश कितना बन जाएगा, m इंटू में लेंथ, लेंथ बाय में 2, तो ये कितना बन जाएगा, एम एल बाय में 2, यानी कि m बाय में 2, ये भी हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, लेंथ विल रिमेन सेम, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट विल बिकम हाफ। अगर आप इसको वर्टिकल कट कर देते हो, वर्टिकल कट करने से पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी नहीं बदला, बट लेंथ विल बिकम हाफ। इस बार क्या होगा एम डैश में, इस बार नहीं, यहाँ पे क्या हुआ था, रुक जाइए, ऊपर वाले केस में ना लेंथ नहीं चेंज हुई थी, m/2 हुआ था ना, m/2 हुआ था, ये पोल स्ट्रेंथ था। इस बार होगा यहाँ पर, यहाँ पे m तो सेम रहेगा, m सेम रहेगा, यहाँ पे m डैश m के बराबर ही रहेगा, 1/2 नहीं होगा, और लेंथ हाफ हो जाएगी, लेंथ हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो आपका लेंथ हाफ हो गया, तो आपको ये मिलेगा l/2, बट इस बार मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी कैपिटल M है, ये वाला टर्म कैपिटल M है, ये कैपिटल M है, तो आपको m/2 मिल जाएगा, m डैश। ठीक है, अभी भी हाफ हो गई, पहले भी हाफ हो गई थी, तो ये दोनों तो ऐसे ही रहने वाले हैं, मतलब दोनों में हाफ हो जाएगी। तो नीचे लिखा हुआ है द मैग्नेटिक मोमेंट इन बोथ द केसेस विल बिकम m/2। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है कि कौन से केसेस में कौन से हाफ में, बट दोनों में हाफ होंगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और जनरली अगर कोई बात 3 पीसीस में बोले, 4 पीसीस में बोले, तो अब बस वही है कि पोल स्ट्रेंथ जो है, पोल स्ट्रेंथ मैं आपको बता देता हूँ, पोल स्ट्रेंथ कब कम ज़्यादा होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जब जिस 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 कटिंग में क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलेगा, जिस कटिंग में क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलेगा, उतना ही पोल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। मान लिया आपने 1/3 कट किया और टेक्टर 2/3, तो m/3 और 2m/3 का पोल स्ट्रेंथ रह जाएगा, स्मॉल m वाला। क्लियर? चलिए, जैसे इसको देखो, इफ अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स ऑफ इक्वल लेंथ, बट हाफ ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी, कितना रहेगा ईच पार्ट का, हर पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट m/2 हो जाएगा। यही दिखाया ना कि हर पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट, इसका भी m/2 हो जाएगा, इसका भी m/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यह आसान क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ बार मैग्नेट फॉर डिफरेंट पोजीशन शोन इन द फिगर। देखो, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। ठीक है, डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, आपने देखा नॉर्थ टू साउथ पोल, आपने देखा मैग्नेटिक मोमेंट है, ये एक्सियल लाइन है और इक्वेटोरियल लाइन है। तो हम बस ये वाला रिजल्ट याद रख सकते हैं कि ये आएगा 2km/r³ और ये आएगा km/r³। इसको k बोल दीजिए μ0/4π को थोड़ी देर के लिए। तो आप एक्सियल लाइन पे जो वैल्यू याद रखनी है, तो आप याद रखेंगे 2km/r³ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, और इसका डायरेक्शन भी दिखाया हुआ अलोंग द मैग्नेटिक मोमेंट रहता है, मतलब ये दोनों पैरेलल रहते हैं। बट बी इक्वेटोरियल जो रहता है वो एक तो अपोजिट रहता है, बट और एक रहेगा km/r³ और अपोजिट टू दिस। अगर वेक्टरली लिखूं तो ऐसा लिखना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आएगी इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, ये वाली लाइन जो सेंटर से कट करे। तो देखो, डायरेक्शन आ रही है इधर, इस पे आ रही है इधर। ठीक है, और जनरल पॉइंट के लिए हमें याद नहीं रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में जनरल पॉइंट के लिए कोई डिस्कशन है नहीं है। ठीक है, ये कब आता है, ये वाले अप्रोक्सीमेशन कब है, जब मैग्नेट का लेंथ छोटा दिया, और जनरली यही केस दिया होता है छोटे लेंथ वाला। तो इसलिए मैं आपको ये वाले याद करने के लिए बोल रहा हूँ। डायरेक्शन याद रखनी है दोनों की, कि एम के एक जगह पैरेलल होती है और एक जगह एंटी पैरेलल होती है। ठीक है, और डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड याद रखना है 2km/r³, km/r³, स्क्वायर नहीं, r³ आएगा, यहाँ पे r³ आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब आएगा। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी भी याद रखनी है यही,
कि जो बी है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ फॉर मैग्नेट। कई बार ये प्रोपोर्शनैलिटी भी पूछ लिया जाए, आर स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी है या r³ का प्रोपोर्शनैलिटी है, तो क्यूब का प्रोपोर्शनैलिटी होता है, ठीक है। और अगर आपको एकदम मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पोजीशन निकालनी है, और अगर आपको एकदम एल वेल लेकर के निकालना है कि शॉर्ट बार मैग्नेट का जंक्शन नहीं लेना, तो फिर आप ये याद रखेंगे, तो फिर आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, के एम आर अपॉन में r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना पड़ेगा आपको के एम डिवाइड बाय में r² प्लस l² पावर 3/2, ठीक है। तो दोनों में वो पूरा का पूरा फॉर्मूला याद रहेगा, बट आई वुड सजेस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सीधे के सीधे, ठीक है। अगर हम बार मैग्नेट पे प्लेस इसकी बात करें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब बार मैग्नेट को रखा जाता है, तो बार मैग्नेट का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है एम, ठीक है। आप उसको थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर दोगे, बी इधर रख दोगे, तो एम एक टॉर्क लगने लगता है, टॉर्क लगने लगता है, एक टॉर्क लगने लगता है, टॉर्क के से रोटेट हो जाएगा वो इधर की तरफ। जैसे आप इसको इधर रखोगे, टॉर्क लग के वो सीधा होने की कोशिश करेगा, इधर इधर आने की कोशिश करेगा, मतलब एम से बी की तरफ एक टॉर्क लगेगा, एम क्रॉस बी, ठीक है। तो टॉर्क एक एक्सपीरियंस करेगा, कितना लगेगा, एम क्रॉस बी। तो मैग्नेट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ, लिखा हुआ है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल ट्राई टू इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। क्यों ऐसा करता है, वही नॉर्थ साउथ, देखते हैं हम जब सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रुक जाता है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर रहता है, तो वो उधर जाके रुकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टॉर्क, यही कॉन्सेप्ट है, वो टॉर्क लगता है बार मैग्नेट के ऊपर, फील्ड में रखने पर टॉर्क लगता है, तो वही टॉर्क यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो और इसको रोटेट करने का वर्क डन और इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ये सेम के सेम टॉपिक हम चल रहे हैं, धुले हुए बर्तन ही धो रहे हैं हम, जो हमने इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट के लिए पढ़े थे, ठीक है। वहां पे टॉर्क क्या पढ़ा था, पहले हमने पी क्रॉस ही पढ़ा था, अभी है एम क्रॉस बी। तो अगर मैं तीनों की वैल्यू देखूं, टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट इज एक्सप्रेस्ड एज एम क्रॉस बी, यानी कि एम बी साइन थीटा से लिख सकते हो। अगर वर्क डन की बात करूं, वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ये एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं बार मैग्नेट के, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बार मैग्नेट इज माइनस एम डॉट बी। ये भी हमने इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट के केस में भी पढ़ा था, सारा का सारा। देखो हमने पी वेक्टर को रिप्लेस कर दिया आपका एम वेक्टर से, और ई वेक्टर को रिप्लेस कर दिया बी वेक्टर से, बाकी सारे के सारे फॉर्मूला सेम है, सारे के सारे फॉर्मूला सेम है। पी की जगह एम लिख दो, ई की जगह बी लिख दो, आपका पूरा डिट्टो डिट्टो सेम है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, एक आता है माइनस एम बी कॉस थीटा, एक आता है एम बी साइन थीटा, और एक आता है एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। पहला एंगल कॉस θ1 जो है इनिशियल एंगल होगा, θ2 फाइनल एंगल होगा। तो इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है, ये भी बच्चे गलती करते हैं, जिसकी वजह से साइन का गड़बड़ हो जाता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, अब बार, अच्छा ये वाला एक नोट लिखा होता है, पहले ये देख लो, ये वाला नोट को देख लो एक बार। अगर हमें व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, ठीक है, क्योंकि आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आया वो आया माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तब आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस एम बी। जब थीटा 90 डिग्री होगा तब आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, ठीक है। और जब थीटा 180 डिग्री होगा तब आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम बी हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा -1 हो जाएगा। ये वैल्यू है। तो दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम। तो मिनिमम कब होता है, ये वाला। तो सबसे स्टेबल पोजीशन कब होती है, जब पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी का क्या रहे, बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे, तो उसको स्टेबल बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सबसे स्टेबल पोजीशन तब रहेगी जब वो थीटा पैरेलल में रहेगा, मतलब अलाइन करेगा अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ। अनस्टेबल कब रहेगा, जब इधर इधर की तरफ रहे। तो आप बोलते हैं कि व्हेन थीटा मैग्नेट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड मैग्नेट विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए वो
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहने वाला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आओ, ये मेंस में आया था 2000 जेई मेंस में आया था क्वेश्चन। अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ वेरी वेरी लेस देन आर, शॉर्ट बार मैग्नेट है, विद अ मैग्नेटिक मोमेंट m दे दिया आपको, ये m दे दिया, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार मैग्नेट फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। आपको देखो जी, बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब थीटा कितना होगा जी 0 डिग्री। ठीक है, बस ये ध्यान रखना होता है आपको, इतना याद रहेगा तो आपका काम हो गया। अब देखो u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। क्या आपको m दिया हुआ है? यस सर, हमको m दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.4। ठीक है, क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है b? यस सर, कितना दिया हुआ है? 0.14। क्या आपको cos थीटा पता है? cos ऑफ 0 डिग्री 1 होता है। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी और कितनी आएगी? 64 इंटू 10⁻³ जूल। अगर ऐसा लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, 64 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, मिली जूल लिख दो, मिली जूल लिखना चाहते हो तो वो आपके चॉइस है। एक और क्वेश्चन देखो, द मैग्नेटिक नीडल विच इज लाइंग इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे है? पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, रिक्वायर्ड एक्स अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टर्न इट थ्रू 30 डिग्री। मतलब थीटा इनिशियल कितना था? थीटा 1 कितना था आपका? 0 डिग्री। थीटा 2 फाइनल कितना? आप कहाँ ले गए इसको? पहले मतलब मैग्नेट ऐसा लाई कर रहा था, आप उसको उठा करके, आपने उसको उठा करके घुमा दिया इधर। ठीक है, बी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही लाई कर रहा है। आपने पहले जो पैरेलल था उसके फील्ड के, आपने उसको 30 डिग्री रोटेट कर दिया। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन विल बी, अगर इस पोजीशन में उसको रोक के रखना है तो देखो ये टॉर्क लगाएगा इधर, टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर लगेगा। तो अगर आपको रोक के रखना है तो उधर लगाना पड़ेगा, तो टॉर्क एक्सटर्नल। ठीक है, तो मतलब टॉर्क एक्सटर्नल जो लगाना पड़ेगा, इट मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितना होता है? एम बी साइन थीटा, इसके इक्वल होना चाहिए। तो जो टॉर्क लगाना पड़ेगा आपको ताकि वो वहां रुका रहे, नहीं तो रुकेगा नहीं ना, वो सीधा स्टेबल पोजीशन की तरफ आएगा, 0 डिग्री की तरफ घूम जाएगा। अगर रोक के रखना है तो आपको कितने अमाउंट का वर्क करना पड़ेगा? एम बी साइन m इंटू बी इंटू साइन 30 यानी कि 1/2, यानी कि mb/2। ठीक है, यही आंसर आना चाहिए, mb/sin2। द मैग्नेटिक नीडल लाइंग इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड x यूनिट ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 30 डिग्री। बट mb का वैल्यू भी नहीं पता है हमको, x दिया हुआ ना क्वेश्चन में, तो बस तो पहले उसको भी यूज करते हैं। तो हमारे पास ये आया, हम x को भी यूज करते हैं। तो उसने बोला x अमाउंट वर्क डन कितना होता है? हम बोलेंगे सर एम बी कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। तो ये हमको x दिया हुआ है कि x अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है, x अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है। ठीक है, एम बी हमें पता नहीं है। कॉस थीटा 1 पता है? यस सर, ये कितना होता है? 1। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो एम बी का वैल्यू आ गया यहाँ से, एम बी का वैल्यू आ गया। यस सर, एम बी का जो वैल्यू आएगा यहाँ से वो आएगा हमारे पास 2x डिवाइड बाय में 2 माइनस √3। अगर आप सोल्व करोगे तो इतना आएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो 1/2 तो है ही, आपके पास आएगा 2x इंटू में 2 माइनस √3। तो x ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ ही गया, ये आंसर आ गया, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। दिस इज आंसर, x/2 - 3, दिस इज द टॉर्क रिक्वायर्ड। अब आपने सर यहाँ ऐसे क्यों किया, पुट क्यों किया? क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल दिया हुआ था x, उसी के टर्म में आंसर आना चाहिए था। फिर समझ आए? नहीं तो आंसर कैसे करोगे फिर, वो नहीं होगा तो मुश्किल आ जाएगा। समझे? तो x/2 - 1/3 इतना वैल्यू आपका टॉर्क का लगाना चाहिए ताकि उसको उसी पोजीशन में मेंटेन कर पाओ। दो इक्वेशन, दो इंफॉर्मेशन थी, दोनों को यूज करके कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है जियोमैग्नेटिज्म को लेकर के। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, जियोमैग्नेटिज्म या अर्थ मैग्नेटिज्म के नाम से ये टॉपिक आता है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, आ सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन देके जाएगा ये आपको, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सा भी टॉपिक है। ठीक है, अगर आप इस विजुअलाइज थोड़ा सा कर लो इस कॉन्सेप्ट को तो समझ आ जाएगा। देखिए, अर्थ क्या होता है?
कैसे करते हैं, अर्थ खुद में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अर्थ का रोटेशन होता है उसके एक्सिस के अबाउट, ये है, देखिए दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखिए। अब अर्थ खुद रोटेट कर रहा है किसके, अपने एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है। तो ये अर्थ का जो ये वाला एक्सिस है, दिस एक्सिस ऑफ अर्थ, ठीक है, इसको बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। क्या नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस, जिसको हम जियोग्राफिकली डिफाइन करते हैं। बट अर्थ क्योंकि इसके अबाउट रोटेट करेगा, इसके अबाउट ऐसे रोटेट करता रहता है, ठीक है, और ये खुद में भी थोड़ा टिल्टेड रहता है। तो उस रोटेशन की वजह से क्योंकि अर्थ के कोर में लिक्विड फॉर्म में बहुत सारा आयंस प्रेजेंट है, तो वो भी घूमेगा, चार्ज घूमेगा तो करंट के लूप बनेंगे, करंट लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। तो अर्थ के मैग्नेट को डिफाइन करने के लिए वन सच थ्योरी इज दिस वन, कि अर्थ के रोटेशन इज द कॉज ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, या मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अर्थ इज बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन, ठीक है। तो ये आता है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो मैग्नेट बनता है, बार मैग्नेट, यहाँ पे सपोज बार मैग्नेट से अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, जैसे बार मैग्नेट तो नहीं होता है वो, बट अगर एक मैं सिंपल बार मैग्नेट से एक एनालॉजी ड्रॉ करूं, तो वो इस तरीके का होगा कि उसका नॉर्थ पोल इधर होगा, 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 और उसका साउथ पोल इधर होगा, ठीक है। मतलब ये मैग्नेटिक नॉर्थ, जो मैग्नेटिक साउथ दिख रहा है ना तुमको, ये साउथ, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये तो कन्वेंशन रखे हैं इसके हिसाब से। बट होगा क्या, जो एक्चुअल में मैग्नेट का जो वो होगा पोल, वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर लाई करेगा और साउथ पोल उधर लाई करेगा, तो लाइंस यहां से निकलेंगी और उधर पे टर्मिनेट करेंगी। मतलब यहां से लाइन निकल रही है और उधर टर्मिनेट कर रही है, इस तरीके से बिहेव करता है, समझ आए। तो क्या हो रहा है, उल्टा कन्वेंशन है। जो मैग्नेटिक साउथ है वहां से निकल रही है, मतलब ये पॉइंट है, ये तो यहाँ पे जियोग्राफिकली ये पॉइंट है जहां पे लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। उसको एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ बोलना चाहिए था, बट हुआ क्या, क्योंकि हमने कन्वेंशन ऐसा लिया था, हमने पहले डिफाइन कर दिया था कि ये मेरा साउथ पोल है, तो उसकी वजह से उसको मैग्नेटिक साउथ ही नाम दे दिया, ठीक है। बट एक्चुअल में वो मैग्नेट का तो नॉर्थ पोल है, नाम बस उसको मैग्नेटिक साउथ दे दिया है, बट वो नॉर्थ पोल का, मतलब जो मैग्नेट बनेगा अर्थ का मैग्नेट, उसका वो नॉर्थ पोल है, क्योंकि लाइन यहां से निकल रही है और यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इस एक्सेप्शन को भी याद रखना, एक्सेप्शन मतलब ये फैक्ट है, एक्सेप्शन हमने उल्टा कर दिया क्योंकि हमने कन्वेंशन उल्टे कर दिया इस केस के लिए, ठीक है। बट नॉर्थ, मैग्नेट का नॉर्थ ये है, मैग्नेट का साउथ ये है, तो बट ये पोल को नाम दे रहे हैं, इस पोल को नाम दे रहे हैं साउथ मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। और ये जो एक्सिस होती है, जिस एक्सिस पे ये लाई करता है, जिस एक्सिस पे ये लाई कर रहा है सारा कुछ, ठीक है, जिस एक्सिस पे ये लाई कर रहा है पूरा का पूरा, इसका भी नाम है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस ये क्या होता है, ये कुछ टिल्टेड है, कितना 11.3 डिग्री, ये कुछ टिल्टेड है 11.3 डिग्री से, ये टिल्टेड रहता है। मतलब मैग्नेटिक जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच एक एंगल है 11.3 डिग्री का, ठीक है। तो अर्थ अब रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है यहां से वहां तक, इधर से इधर तक निकल रहे हैं, ऐसे फील्ड लाइन निकल रहे हैं, ठीक है। और यही कॉज होता है जब भी आप एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट को सस्पेंड करोगे, वो घूम के किधर की तरफ आ जाएगा, रोटेट करके उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, तो वो पैरेलल बन जाता है, समझा। तो अब इसको पढ़ो तो समझ आएगा। अर्थ ऑल्सो बिहेव्स एज अ मैग्नेट बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन, ठीक है। वन फैक्ट इज दिस, ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक डायपोल, magnetic field is present everywhere around the earth surface. The axis of magnetic field around the earth is around at 11.5 डिग्री, 11.3 to 11.5 होता है, आई गेस 11.3 रहता है, ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वैल्यू 11.3 दिया हुआ है, 11.3 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक फैक्ट ये रहता है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
कट द अर्थ सरफेस एट 2 पॉइंट्स नोन एज मैग्नेटिक साउथ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एज शोन इन डायग्राम। जहां पे वो उसको अर्थ सरफेस पर जाके मिलेंगी उसको क्या क्या नाम दिया गया, उसको क्या क्या नाम दिया गया, मैग्नेटिक साउथ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे देखो ये वाली लाइन पढ़ो, इसमें समझ आएगा। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज नियर द जियोग्राफिकल साउथ पोल। जो मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है इज नियर द जियोग्राफिकल साउथ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल इज नियर द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। ठीक है, तो मैग्नेट का जो साउथ है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ के पास है, मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो कौन से किसके पास है, वो नॉर्थ जो है साउथ जियोग्राफिकल नॉर्थ के पास में, उल्टे हैं वो पोल। ठीक है, एक्सिस हमने डिफाइन कर दी, उनसे पास करती हुई एक्सिस को मैग्नेटिक एक्सिस नाम दे दिया। क्लियर है? चलिए अब अगर मैं समझाऊं इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चन क्या अब आगे चीजें को डिफाइन होंगी। भाई अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है तो सबसे पहले थोड़ा विजुअलाइजेशन आपको समझ आना चाहिए कि अर्थ है कैसा। जैसे ये ले लीजिए, तो आप जो है मान लीजिए इंडिया में रहते हैं, तो ये हो गया आपका ये इक्वेटर का प्लेन। इक्वेटर के प्लेन से आप थोड़ा ऊपर रहते हो, मान लीजिए जैसे दिल्ली का है तो दिल्ली का 28 डिग्री नॉर्थ, तो आप इधर कहीं है, तो मतलब दिस इज योर इंडिया, यहाँ कहीं पे इंडिया होगा। ठीक है, अगर आप बनाओगे तो मतलब इसका टॉप व्यू देखोगे, इसका टॉप व्यू देखोगे, जैसे ये हो गया आपका एक प्लेन बनाता हूं यहाँ पे, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, इस लोकेशन का, इस लोकेशन का हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा ऐसा, यस। और इसका प्लेन देखोगे तो प्लेन भी, अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाना है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन फिर ऐसा बना लो थोड़ा सा, इस तरीके से बना दो, बना सकते हो। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल का प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, एक ऐसा प्लेन कट करते हो जो जस्ट टच करके जा रहा है। और एक वर्टिकल प्लेन हो सकता है, वर्टिकल प्लेन इसी पॉइंट पर अगर वर्टिकल प्लेन की बात करें तो वो इस तरीके का होगा, 90 डिग्री होगा इसके परपेंडिकुलर, 90 डिग्री होगा इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, और इधर से पास करेगा, अर्थ के सेंटर से भी पास करते हुए जाएगा, वो नीचे या अर्थ के सेंटर से कहीं से पास करेगा, ये हो जाएगा वर्टिकल प्लेन। और ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा होगा, इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, ये हो जाता है आपकी किसी भी लोकेशन का वर्टिकल प्लेन। मतलब जैसे ऊपर से देखोगे, अगर कोई ऑब्जर्वर इसको ऊपर से देखेगा तो इंडिया कैसा दिखाई देगा उसको, इंडिया कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, रुक जाओ, इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, उसको इंडिया इस तरीके का कुछ दिखाई दिया, ये ऊपर से दिखाई दिया उसको। ठीक है, वैल्यू मतलब ये ऊपर से ऐसा दिख रहा है, तो ये वाले इंडिया इस प्लेन में है, इंडिया इस प्लेन में है, और ये हो गया उसका वर्टिकल प्लेन जो कि यहां से पास कर रहा है बट ऊपर की तरफ आ रहा है। कोई भी हो सकता है वर्टिकल प्लेन, देखो कितने सारे आ सकते हैं, इसको घुमा भी दो, इसको अगर कोई मान ले कि सर वर्टिकल प्लेन तो ऐसा भी हो सकता था, इसको इस प्लेन को घुमा दो, मान लिया ये प्लेन अभी टॉप व्यू में ऐसा दिख रहा है ना कि सर ये प्लेन ऐसा है, तो ऐसा भी वर्टिकल प्लेन हो सकता है जो ऐसे पास करे, ऐसे अंदर की तरफ जाए। ऐसा भी हो सकता है वर्टिकल प्लेन जो ऐसे अंदर की तरफ जाए, इसके अंदर, इंडिया के अंदर। जैसे आप ये ले लो ना, जैसे मैं ये एक आपको दिखाता हूँ, जैसे ये ले लीजिए, अब ये वर्टिकली रख दिया मैंने, इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो। अब अगर मैं इसको वर्टिकली दिखाना चाहूँ तो दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल प्लेन, दिस इज ऑल्सो वर्टिकल प्लेन, दिस इज ऑल्सो, अभी तो वर्टिकल ही है, ये नीचे है ना वर्टिकल डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो ये है ना वर्टिकल की डायरेक्शन ये है। तो इस डायरेक्शन को कंटेन करे वो प्लेन कोई भी हो सकता है, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, किसी भी लोकेशन। अब हॉरिजॉन्टल क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी लोकेशन का हॉरिजॉन्टल इज दिस वन, तो ये लोकेशन जो है दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दीज ऑल आर वर्टिकल प्लेन एट दिस लोकेशन। कोई भी इनमें से, इसको घुमा के जहां पे भी रुकेगा, जो भी प्लेन रुकेगा वो वर्टिकल प्लेन हो सकता है वहां का। ठीक है, तो एक गिवन लोकेशन पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, बट वर्टिकल प्लेन कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। जैसे आप यहां पे खड़े हो, आप अपने घर की कुर्सी पे बैठे हो, तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन बस एक है, जैसे जो फ्लोर है, फ्लोर इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ योर लोकेशन। ठीक है, बट अगर वर्टिकल प्लेन देखो, वर्टिकल प्लेन ये वाली दीवार के पैरेलल प्लेन, ये वाली दीवार के पैरेलल प्लेन, पीछे वाली दीवार के पैरेलल प्लेन, इधर वाली दीवार के पैरेलल प्लेन, इनके पैरेलल जो भी प्लेन होंगे वो सारे वर्टिकल प्लेन काउंट किए जा सकते हैं।
इनफाइनाइट वर्टिकल प्लेन हो सकते हैं एक लोकेशन पे। समझ आया? इस क्यों बता रहे हैं सर ये सब, अभी आएगा काम, देखा, ठीक है, थोड़ी देर में, क्योंकि ये सारा समझना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्टिकल प्लेन बहुत सारे हो सकते हैं एक लोकेशन पे, और हॉरिजॉन्टल प्लेन एक रहता है एक लोकेशन के लिए, एक फिक्स लोकेशन के लिए, जो भी चूज कर लो, ठीक है। अब अर्थ मैग्नेट में क्या हो रहा है, अर्थ मैग्नेट में लाइंस यहां से निकल रही हैं और यहां तक जा रही हैं। देखो हो क्या रहा है, अर्थ मैग्नेट में क्या हो रहा है, यहां से लाइन निकल रही है, यहां तक जा रही है ऐसे, ठीक है, वो उसको 3D कवर कर रही है, 3D कवर कर रही है, इस तरीके से कवर कर रही है, ठीक है। तो इसको अब समझना पड़ेगा आपको कि यार हो क्या रहा है, क्यों इसको कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारी लाइन जा रही है, बहुत सारी लाइन जा रही है, कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। यहां से निकल रही है, यहां से निकली, यहां से निकली, यहां पे टर्मिनेट कर रही है, यहां पे टर्मिनेट कर रही है, टर्मिनेट करी, टर्मिनेट करी, ठीक है। अब हो क्या रहा है, आपको ये दिख रहा है कि किसी लोकेशन पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को तो शिफ्ट भी किया जा सकता है, शिफ्ट भी किया जा सकता है इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल तो ये भी होगा, ऊपर वाला भी हॉरिजॉन्टल होगा इसके, ऊपर वाला भी हॉरिजॉन्टल होगा इसके, ठीक है। तो किसी लोकेशन पे मान लिया आप यहां चले गए, यहां पे भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कोई लाइन आएगा, यहां पर भी तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कोई लाइन आएगा। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है, सपोज यहां पर इसका फील्ड का जो टेंजेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो फील्ड देखो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, किसी गिवन लोकेशन पे फील्ड और हॉरिजॉन्टल के बीच एक एंगल बनता है, इस एंगल को समझना है क्या बनता है, ठीक है। और एक प्लेन वर्टिकल प्लेन कितने हो सकते थे सर, वर्टिकल प्लेन तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। एक प्लेन जो आपकी लोकेशन पे वर्टिकल हो बट जियोग्राफिक एक्सिस से भी पास करे, और एक प्लेन जो आपकी लोकेशन पे वर्टिकल हो बट मैग्नेटिक एक्सिस से पास करे, उनके कुछ नाम होते हैं, तो उनको पढ़ाने जा रहा हूं। अब इस ध्यान से समझना, इसको विजुअलाइजेशन का सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जियोग्राफिकल मेरिडियन, एक प्लेन ऐसा लो, प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड दे आर इनफाइनाइट इन नंबर, ठीक है। जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होते हैं, प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड दे आर इनफाइनाइट इन नंबर। ऐसे प्लेन जो जियोग्राफिकल एक्सिस से पास करें, तो जियोग्राफिकल एक्सिस कौन सी है, जियोग्राफिकल एक्सिस ये है, इससे पास करने वाले वर्टिकल प्लेन कितने हो सकते हैं। देखो ये है एक्सिस, ये प्लेन बनाया, इसको रोटेट कर दो तो इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा ये प्लेन, तो किधर भी जाए वो रोटेट करके घूम फिर के जियोग्राफिकल एक्सिस को तो कंटेन कर ही सकता है। तो बहुत सारे जियोग्राफिकल मेरिडियन हो सकते हैं, बट अगर आपकी लोकेशन भी फिक्स कर दें इस लोकेशन के लिए कि ये लोकेशन भी उसके अंदर आनी चाहिए, तो एक तो वो इस एक्सिस से पास करे और एक आपकी लोकेशन को भी कंटेन करे और एक वो वर्टिकल भी हो, तो इस तरीके का एक प्लेन बना सकते हो जिसके अंदर ये लोकेशन भी आए, ये एक्सिस भी आए और वो वर्टिकल भी रहे, वर्टिकल प्लेन भी रहे। तो आपका एक प्लेन बन जाएगा ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर जियोग्राफिकल एक्सिस भी कंटेन होगी और ये वाला भी पार्ट आएगा। बट अगर मैं अब सिचुएशन चेंज कर दूं कि आपको मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू पास करने वाले प्लेन चाहिए, मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू पास करने वाले प्लेन चाहिए, और मैग्नेटिक एक्सिस से पास करें और आपकी लोकेशन से भी पास करें, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो आप बोलेंगे प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, तो उनको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। तो किसी गिवन लोकेशन के लिए, किसी गिवन लोकेशन के लिए तो एक प्लेन आप ले लीजिए, एक प्लेन आप ले लीजिए जो कि जियोग्राफिक एक्सिस को कंटेन करता हो, जियोग्राफिक एक्सिस को कंटेन करता हो, जियोग्राफिक एक्सिस को कंटेन करता हो और आपकी लोकेशन से भी पास कर रहा है। एक प्लेन आप ले लीजिए, एक प्लेन आप ले लीजिए जो मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करता हो और आपकी लोकेशन से भी पास करता हो, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज होगी मैग्नेटिक एक्सिस, ये होगी आपके ये वाले मैग्नेटिक मेरिडियन वाला, और ये हो गया आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन वाला, क्योंकि ये आगे जाकर के कहाँ जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ से पास करेगा, ये आगे जाके मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से कहीं से पास करेगा, ठीक है। तो हमने आपकी लोकेशन को दिखाते हुए ये प्लेन बना दिया, ठीक है। अब आप देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में लाई करता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो इस प्लेन में लाई करेगा ना जिसमें ये वाला बार मैग्नेट आएगा,
ये वाला बार मैग्नेट कौन से प्लेन में आएगा, ये आएगा मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसी प्लेन में इसके मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में आएंगे। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी लोकेशन पे कोई कंपोनेंट लोगे तो वो तो इसके प्लेन में लाई करेगा ना, जो इस बार मैग्नेट से भी पास करे। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में किसी गिवन लोकेशन पे जाके आपने एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनाया, दिस इज नथिंग बट बी ड्यू टू अर्थ, ऐसा ले लिया सपोज, ठीक है। अब वो हो सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बनाए, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाए। ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, देखो ध्यान से, इट इज द एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस is defined as the angle between the direction of the earth magnetic field and the horizontal in the magnetic meridian at that place। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूं ताकि आपको दिखाई दे। अब ये देखो बोला कि एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल इन दैट मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। मैग्नेटिक मेरिडियन में जो भी हॉरिजॉन्टल होगा उस प्लेस के लिए, हॉरिजॉन्टल तो कोई ना कोई होगा, जैसे आपका है, आपके प्लेस का हॉरिजॉन्टल आपका फ्लोर है। बट अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड देखें, मान लिया वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, तो आपका हॉरिजॉन्टल सपोज हो गया ये, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नीचे की तरफ, तो उसके साथ कुछ एंगल बनाएगा। सॉरी देखो, वो उसके साथ कुछ एंगल बनाएगा। ये सर कुछ एंगल बना सकता है इसके साथ, ठीक है। तो जो एंगल बनेगा वो जो है वो एंगल ऑफ डिप होगा, ठीक है। तो फिर सर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, जो इन दोनों के बीच में जो लाइन, जो एंगल रहेगा, जो जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन किसी प्लेस के लिए जो डिफाइंड है, जैसे इस रूम के लिए मैं अपने से पास करता हुआ एक वर्टिकल प्लेन चूज करूं, बट वो जियोग्राफिकल एक्सिस से भी पास करे। तो सपोज मैंने अपना वर्टिकल प्लेन चूज किया, बट जियोग्राफिकल एक्सिस उधर है, तो मैंने उधर रख दिया इसको। तो ये जो प्लेन हो गया, ये होगा जियोग्राफिकल मेरिडियन। अब अगर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन ढूंढना चाहूं, तो मैग्नेटिक मेरिडियन ढूंढने के लिए मुझे एक और प्लेन चाहिएगा कि मेरे से ही पास करता हो, वर्टिकल हो, और किधर से जाए वो, मैग्नेटिक एक्सिस से जाए। तो मैग्नेटिक एक्सिस से जाने वाला फिर थोड़ा सा इसके बीच में ऐसा एंगल आ जाएगा, थोड़ा डिफर करेगा, इससे डिफर करेगा, तो मतलब एक और कुछ चाहिएगा मुझे। एक और तो क्या लूं मैं, चलिए, मतलब ये अगर इधर था तो उसको थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, उससे वो प्लेन इसी लोकेशन पे रहेगा। ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये आगे जाके किससे पास करेगा, मैग्नेटिक एक्सिस से आगे जा करके, ठीक है। ये नीचे जा करके, मतलब अभी अर्थ में रहता है ना वो, तो अर्थ नीचे है, तो कहीं पे भी मैग्नेटिक मेरिडियन से एक्सिस से पास करे, और कहीं पे भी जियोग्राफिक एक्सिस से पास करे, बट इस लोकेशन पे भी रहे, इस लोकेशन से भी पास करे, वो होते हैं। तो उनके बीच हमेशा कुछ एंगल आएगा, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, अब पढ़ो। द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो कई बार तो ये डेफिनेशन पूछ ले जाते हैं सीधे के सीधे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ आया। ये समझ आ गया तो बस फिर आपका काम खत्म। क्यों? क्योंकि देखो, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अब दो कंपोनेंट लिए जा सकते हैं। एक कंपोनेंट आप इस तरीके से ले सकते हो, इधर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ ले सकते हो जो बीबी होगा, ठीक है। ये नीचे कब आएगा सर, ये नीचे क्यों आ रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा? देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर देखो ये हम बनाए कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नीचे झुकना शुरू कर देता है, हॉरिजॉन्टल से नीचे जाना शुरू कर देता है। और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ऊपर रहता है, एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ ऊपर बनेगा, इधर एंगल जो है नीचे की तरफ बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तो ये जो लोकेशन बनाई हुई है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए बनाई हुई है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए बनाई हुई है लोकेशन, ठीक है। तो अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो आप उसी लोकेशन से आपको ये मिल जाएगा कि दिस इज योर बीई, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी बोल दो इसको, बी बोल दो, नेट है ये इधर, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी तो ये थीटा था, तो ये आ जाएगा आपका बी एच, ये इधर आ जाएगा बी वी, ठीक है। तो बी एच कितना आएगा, बी कॉस थीटा, ये कितना आएगा बी वी, बी साइन थीटा, ये क्या है, डिप एंगल,
डिप एंगल, बस ये समझना है। डिप एंगल तो किसी भी प्लेस पे ये इधर इधर की तरफ आ रहा है, ये आएगा बी। ये क्या है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज व्हाट? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में आपको बस क्या पता होना चाहिए भाई, ये आएगा इसे, ये बी बी वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे आएगा। एंगल ऑफ डिप निकालने को कोई बोल दे तो आपको क्या पता होना चाहिए बेसिकली, बी बी बाय बी एच। देख लो इन दोनों का रेशियो लो तो एंगल ऑफ डिप निकल जाएगा। नेट मैग्नेटिक, इन दोनों का सम कर दो, इन दोनों का सम कर दो तो बेसिकली एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और इन दोनों को 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो बी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। तो फोर्थ इक्वेशन ये है। इन चारों इक्वेशन में से कोई यूज होती है बस। हॉरिजॉन्टल क्या दिया हुआ है देखो, डिप डिप बी एच बी बी और बी, चार है वेरिएबल और चार ही है इक्वेशन रिलेट करते हुए। ठीक है, वेरिएबल क्या क्या है? बी, बी एच, बी वी एंड थीटा, ये चार वेरिएबल है। इन चारों को रिलेट करते हुए ये चार इक्वेशन है। ठीक है, इन्हीं में से दो या तीन, एक दो दिए रहते हैं, तीन दिए रहते हैं, और फिर इनमें से आपस में ये रिलेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, बस वैल्यू देखो, पुट करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपास निडल विच इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हेन टेकन टू अ मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल पे लेके, ये देखो, ये सपोज ऐसा लीजिए, ये अर्थ है, ये अर्थ का वो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है। थोड़ा ठीक से बना देते हैं, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ का ये ऊपर, ये नॉर्थ पोल है। तो आपके यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपके लाइंस इस तरीके से कहीं से आ रही होंगी और एंटर कर रही होंगी। ठीक है, लाइंस की यहाँ पे एंट्री हो रही होगी बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे लाइंस एंटर कर रही हैं, एंटर कर रही हैं, और आपने यहाँ पे जाके एक मैग्नेटिक कंपास को रख दिया, मैग्नेटिक कंपास को रख दिया। उसका अपना नॉर्थ पोल होता है, उसका अपना एक साउथ पोल होता है, इस तरीके से होता है ना वो मैग्नेटिक कंपास, देखा होगा, अरे गोल सा, इस तरीके से इस केस के अंदर होता है ये। बट ये क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रोटेट कर सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रोटेट कर सकता है। बट इस पे जो टॉर्क लगेगी, टॉर्क लगेगी, क्योंकि देखो बी इधर है, बी इधर है, इसका एम इधर होगा, एम इधर होगा, एम इधर होगा। ठीक है, तो एंगल कितना होगा बी और एम के बीच, एंगल कितना होगा बी और एम के बीच, बी और एम के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो टॉर्क लगेगी तो एम क्रॉस बी। ठीक है, बट वो वर्टिकल प्लेन में लगेगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसका एग्जांपल लीजिए, जैसे ये है, ये बस इधर ही रोटेट कर सकता है, ये ऐसे रोटेट ही नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने इसको ऐसा कोई मूवमेंट दिया नहीं, मैंने इसको फिक्स कर दिया ऐसा। ठीक है, कि बस ये ऐसे ही रोटेट कर सकता है, इट कैन नॉट मूव लाइक दिस, ये नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसको इधर से फोर्स, इसको टॉर्क लगी इधर के तरफ जाने की, तो ये जाएगा क्या? नीचे नहीं जाएगा। और इधर उधर जाने के लिए कोई टॉर्क नहीं है, तो ये इधर उधर कोई पता नहीं किस डायरेक्शन में जाके रुकेगा, बट वर्टिकली ये मूव नहीं कर सकता। तो किधर की तरफ दिखाएगा, किधर की तरफ दिखाएगा डिफ्लेक्शन, ये तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा नहीं, डिफ्लेक्शन तो चलती रहती है, वो तो हिलता ही रहता है। तो विल स्टे एट एनी पोजीशन पॉसिबल, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि किधर किधर है उसका नॉर्थ, किधर है उसका साउथ, क्योंकि वो ऑलरेडी नॉर्थ पोल पे पहुंच गए हैं। तो अब वहां से कोई नॉर्थ पूछे कि नॉर्थ, उसको तो नॉर्थ साउथ दिखाना होता है ना, नॉर्थ साउथ की तरफ जाकर रुकता। आप नॉर्थ पोल पे ही पहुंच गए हो, तो अब वहां से कहाँ नॉर्थ होगा, वही नॉर्थ है, वहां पहुंच गए हो। अब वो रेंडमली किसी डायरेक्शन में अलाइन रहेगा। बट अगर वो वर्टिकल प्लेन में भी मूव करने के लिए फ्री रहता, तो फिर वो रोटेट करके ऐसा वर्टिकल हो जाता। अगर वहां लिखा रहता कि यहाँ पे इट इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन वर्टिकल प्लेन, फिर वो सीधा हो जाता। क्यों? क्योंकि उसको बी के पैरेलल होना पड़ता है। बट अब तो बी के पैरेलल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रोटेट कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखो। फाइंड द एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप पूछा है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, बी एच आपको दिया हुआ, बी एच आपको दिया हुआ 0.6 गॉस। ठीक है, गॉस को कैपिटल जी से लिख दें, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। गॉस किसका यूनिट है? गॉस जो है साइंटिस्ट का नाम भी था, बट ये यूनिट होता है, यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, जैसे टेस्ला होता है ना, 1 टेस्ला, 1 टेस्ला कितना होता है? 10⁻⁴ गॉस। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो कई बार ऐसा कन्वर्जन के लिए जाए तो ये ध्यान रख लेना, 10⁻⁴ गॉस। टेस्ला बड़ी यूनिट है, गॉस छोटी यूनिट है। ठीक है, तो उसके टर्म में दिया हो, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या ये क्या, ये कहाँ से यूनिट आ गया।
बी जो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बी भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तो 1 गॉस दिया हुआ है। अब आपको पूछा है बी और बी में क्या रिलेशन रहता है, बी एच जो रहता है वो बी कॉस थीटा रहता है, ठीक है, तो थीटा इज एंगल ऑफ डिप, तो व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा आपको पूछा जाएगा बी एच बाय में बी, यानी कि 0.6 बाय में 1, 0.6 कितना हो गया, मतलब 6 बाय में 10, यानी कि 3 बाय में 5, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। और अगर आपको 3 4 5 वाला ट्रायंगल याद हो तो एंगल भी बता सकते हो, नहीं तो यहीं छोड़ दो अगर ऐसा ऑप्शन दिया हो तो। नहीं तो आपको एक एंगल याद है जिसमें 3 4 और 5, ये एंगल रहता था 37, ये एंगल रहता था 53, तो मुझे लगता है थीटा 53 होना चाहिए, क्योंकि 53 के लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो थीटा शुड बी इक्वल टू 53 डिग्री हो जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है। अगर उस ट्रायंगल को यूज करेंगे 3 4 5 वाले को तो 53 डिग्री आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे, मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन शुरू होता है कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली है क्या। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली स्पेस को बोलते हैं, इट इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, वो स्पेस है, ठीक है। कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर अराउंड सराउंडिंग में या फिर किसी मैग्नेट के सराउंडिंग में जिसमें उसके मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को फील किया जा सके कोई और दूसरे मैग्नेट को या कोई और करंट कैरिंग वायर को या कोई मूविंग चार्ज को, उसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस शो कर सकता है। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था स्पेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ा था या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ा था, तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी हम डिफाइन करते हैं, जिसको बी बोल रहे थे ना, पिछले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम उसको, बी टेस्ला बायट सेवेट लॉ, एम्पियर्स लॉ में निकाला था वैल्यू, तो वो है क्या, वो बी क्या है। अब उस बी को पढ़ रहे हैं सिर्फ कि व्हाट इज दैट बी, बी के इन्फ्लुएंस हमने पढ़ लिए थे, अब हम बी को पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको आप बी वेक्टर से डिनोट करते हो कि इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, मैग्नेट के टर्म में इसका क्या मतलब होता है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is defined as the force experienced by a unit test north pole placed in that field, ठीक है। यानी कि ये जो टर्म है, दिस इज नथिंग बट योर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि देखिए सिंपल, अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर कोई भी एक टेस्ट, एक नॉर्थ पोल ले लीजिए या साउथ पोल ले लीजिए, कोई भी एक पोल ले लो, उसका पोल स्ट्रेंथ m है, ठीक है, तो यहां पर उसका पोल स्ट्रेंथ m दिया हुआ है और यहां पे आपने m0 ले लिया, एक टेस्ट चार्ज ले लिया, तो आप बोलेंगे कि फोर्स कितना लगेगा, तो कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहता है कि जो फोर्स लगेगा वो लगेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसके ऊपर वो लगेगा m इंटू एम नॉट बाय में आर स्क्वेयर। तो फोर्स ऑन अ यूनिट मास क्या लगेगा, यूनिट मास पे लगेंगे, तो इसको उधर ले जाओ, म्यू नॉट बाय में 4 पाई m बाय में आर स्क्वेयर, इतना। दिस इज व्हाट यू कॉल एज बी, यही बी है, फोर्स ऑन अ यूनिट मास इज टर्म्ड एज बी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना था, मतलब दिस इज व्हाट यू कॉल एज बी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो यूनिफॉर्म, अब इसके बारे में, इट इज डिनोटेड बाय बी वेक्टर, इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला एंड इट्स सीजीएस यूनिट इज सिस्टम, इट्स यूनिट इज गॉस, एंड ये हमने रिलेशन अभी पीछे भी देखा है, ये अभी पहले भी थोड़ी देर पहले भी रिलेशन देखा है। अब हम उसकी यूनिट टेस्ला वेस्ला, इसके लिए वो डिफाइन थे, तो यूनिट मास पे, सॉरी यूनिट टेस्ट पोल पे कितना फोर्स लगाता है कोई भी मैग्नेट, उसको बोलते हैं बी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल लिखेंगे, यहां पे टेस्ट चार्ज वहां पे था, यहां टेस्ट पोल लिखेंगे, ठीक है। when the magnitude and direction of magnetic field in the region is same throughout, the field is said to be uniform, otherwise the field is called non uniform field. For example, magnetic field of a bar magnet, ये कैसी होगी, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी, और ये कैसी होगी, यूनिफॉर्म फील्ड। जैसे सीधा है तो यूनिफॉर्म, ये है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। और ये आपको पता भी होते हैं, पहले से भी पता होते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं। तो बी का समझ आया, बी क्या है, बी को दिमाग में रखना है, बी क्या होता है। कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी है, क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी है, इसके बी के लिए जो फील्ड लाइंस निकलेंगी कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन कट ईच अदर, tangent at any point of the field line give the direction of field at that point, net field at that point. These are closed lines whose direction outside the magnet is not
टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ये भी पता है। क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा क्राउडेड होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा फील्ड होगा, जितना स्पेशियस होंगे उतना कम स्ट्रॉन्ग होगा फील्ड। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा क्वालिटेटिव एनालिसिस दे देता है कि टेंजेंट क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड क्राउडिंग ज़्यादा होगा या कम होगा, थोड़ा वैल्यू पता चल जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर, मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर, और एक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात हो रही है। जैसे हमने कहाँ से चल रहा, देखो हमने ये सारा का सारा मैप करें इलेक्ट्रोस्टैट में, सेम वे में हमने पढ़ा। हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेंसिटी। ठीक है, गॉस लॉ जो पढ़ा था। अब यहाँ पे भी वही चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फिर गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। सेम वे में वैसे ही आएंगे, सारी बातें सेम है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय φb। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय φb एंड इट इज गिवन बाय b डॉट डी ए। b डॉट डी ए से इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस, और यहाँ पे नॉर्मली भी लिख सकते हो, पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। ठीक है, एक वर्ड ऐड कर सकते हो, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट सरफेस। इट इज डिनोटेड बाय φb। ठीक है, एंड एसआई यूनिट क्या होता है इसका? द एसआई यूनिट ऑफ दिस इज वेबर। वेबर होता है इसका यूनिट φb का। जैसे हमने वहां φe डिफाइन किया था, तो अब हम φb डिफाइन करने जा रहे हैं, यानी कि b डॉट डी ए, अगर ऐसा कर रहे हैं। और ज़्यादा अच्छे से करना है तो इंटीग्रल कर दो, और अगर पूरे सरफेस पे इंटीग्रल करना है तो डी ए कर दो, b डॉट डी ए। ठीक है, b डॉट डी ए ये कर दीजिए इंटीग्रल, तो और मतलब पूरे सरफेस का इंटीग्रल कर दिया आपने। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या आएगा? When a substance is placed in a magnetic field, the magnetic field line will induce in it. ठीक है, the number of magnetic field lines of induction passing normally per unit area is called magnetic flux density or magnetic induction. It is denoted by B and its SI unit is वही वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। तो ये बोल रहे हैं कि अगर फाई पर यूनिट एरिया जाए, फ्लक्स पर यूनिट एरिया अगर डिफाइन कर दें, तो अगर फ्लक्स को पर यूनिट एरिया डिफाइन कर दें तो वो भी बी ही बच जाएगा। तो फ्लक्स डेंसिटी जो अभी बी डिफाइन किया है, उसको फ्लक्स डेंसिटी की टर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और ये भी कुछ नहीं होता, ये भी बी वेक्टर कोई अलग नाम है। मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस, ये दिखाई जा रही है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस। तो आप इसके साथ ये समझा सकते हो कि फ्लक्स एसोसिएटेड कैसे होगा। फ्लक्स एसोसिएटेड विल बी इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए। समझाया जा सकता है? यस सर, समझाया जा सकता है। ईजी रहेगा, मतलब समझना भी ईजी है, समझाना भी ईजी है इसके साथ में। ठीक है, कि कोई भी अगर एरिया ए है और लाइंस जा रही हैं इतनी, तो आप क्या करो, एरिया का कंपोनेंट ले लो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ठीक है, इधर ले लो ए कॉस थीटा, इधर ले लो ए साइन थीटा। ठीक है, नहीं तो बी के कंपोनेंट ले लो, इधर ले लो बी कॉस थीटा और इधर ले लो बी साइन थीटा। ठीक है, तो जब बी साइन थीटा आएगा, उसको तो जा ही नहीं रहा सरफेस से, बी कॉस थीटा इज नॉर्मली, और नॉर्मली हमने बोला है कि नॉर्मली सरफेस के एंटर कर रही है, उतनी लाइन काउंट करनी है। तो आप ये बोल सकते हो। ठीक है, इजी हो जाएगा बी डॉट डी ए का इंटीग्रल। चलिए सर, अगर ये आपको समझ आता है कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स डेंसिटी क्या है, फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और यूनिट ध्यान रखनी है। इसका यूनिट होता है वेबर, और एक CGS यूनिट मैक्सवेल होता है, जिसमें 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल होता है। ये भी ध्यान रखना है, जैसे वहां गॉस था, यहाँ वेबर है। ठीक है, अब अगर आगे देखें गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, अगर यही इंटीग्रल क्लोज सरफेस के लिए किया जाए, एज पर गॉस लॉ द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट पोल स्ट्रेंथ एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, तो अगर पोल स्ट्रेंथ के साथ इसको कर दिया जाए तो इतना आएगा क्लोज सरफेस का इंटीग्रल। मैथमेटिकली अगर लिखेंगे
तो बी डॉट डी ए ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम नेट पोल स्ट्रेंथ। और नेट पोल स्ट्रेंथ क्या था? पोल तो कभी देखो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। एज द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज जीरो, दस मैथमेटिकली गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कैन बी गिवन एज ये है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का एक्चुअल स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि दिस इंटीग्रल इज जीरो, सो फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट और पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। आपने बोला ना नेट पोल स्ट्रेंथ, नेट पोल स्ट्रेंथ, ये इंटीग्रल हमेशा जीरो आता है, ये इंटीग्रल हमेशा जीरो आता है, तो इसका मतलब नेट पोल स्ट्रेंथ ही जीरो होता होगा। नेट पोल स्ट्रेंथ मतलब जितना किसी सरफेस के अंदर नॉर्थ पोल होगा उतना ही साउथ पोल होगा, साउथ पोल का अमाउंट, साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ का उतना ही अमाउंट होगा। तो कभी भी पोल्स जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते कि दोनों के वैल्यू डिफर कर जाए कि नॉर्थ पोल का अमाउंट ज्यादा है साउथ पोल का कम है, या सिर्फ नॉर्थ पोल है या सिर्फ साउथ पोल है, ऐसा कोई आता नहीं है वैल्यू, हमेशा ये वैल्यू कितनी आती है? जीरो। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नोट याद रख लेना, कई बार सीधा पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, बी डॉट डी ए, ई डॉट डी ए इक्वल टू जीरो, बी डॉट डी ए इक्वल टू जीरो, बी डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल पे जीरो, ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल पे जीरो, चार ऑप्शन बना देते हैं ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना अच्छे से। इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी जैसे परमिटिविटी था, ये परमेबिलिटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी इसको डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। किसके बारे में ये बता रहा होता है? सुनते आ रहा है म्यू बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई म्यू नॉट बाई म्यू, तो जनरल मीडियम के लिए म्यू है। द एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन पेनिट्रेट द सब्सटेंस इज नोन एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, म्यू से इसको डिनोट करते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फॉर एयर इज इक्वल टू दिस। क्यों? क्योंकि आपने ये बोला था सर म्यू नॉट बाय 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻⁷ होती है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट? ये होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और रेस्ट जो भी यूनिट है इसका कितना है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, ये वैल्यू आती है। बट अगर कोई जनरल मीडियम के लिए लिखो तो जनरल मीडियम के लिए कोई भी वैल्यू ये म्यू ही रहेगी, ठीक है। एयर के लिए ये म्यू नॉट है, जनरल मीडियम के लिए म्यू है। बट अगर कोई रिलेटिव टर्म में जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने डिफाइन किया था एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वैसे ही यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, यानी कि म्यू आर। तो यहाँ पे बोला कि म्यू आर जो रहता है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये होता है, ये किसके लिए? मीडियम के लिए, और ये किसके लिए? वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस। उन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी आएगा? ये एक जस्ट अ नंबर, जस्ट अ नंबर, एक नंबर आएगा ये बस। क्यों? क्योंकि रेशियो डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, रिलेटिव परमेबिलिटी विल जस्ट बी अ नंबर। क्या बताता है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, फील्ड लाइन को पास करने देने की इजाजत उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अलाउ करेगा इजीली, भाई मेरे थ्रू पास हो सकते हो तुम, दूर दूर नहीं भगाएगा, ठीक है। दूसरा टर्म आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और यहाँ पे एक आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग। देखो कंफ्यूजिंग टर्म है तो थोड़ा ध्यान से समझना। एक टर्म का नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी लिख देते हैं, कई बार एच वेक्टर से डिनोट होता है। एक आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये आई वेक्टर से डिनोट होता है। देखो ये अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, एक तो है फील्ड का प्रॉपर्टी, ये किसका प्रॉपर्टी है? फील्ड का प्रॉपर्टी। और ये किसका प्रॉपर्टी है? ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले तो यही देख लो, उसके बाद समझेंगे। ये मतलब फील्ड से रिलेटेड है और ये मटेरियल से रिलेटेड है। मतलब कि क्या किया आपने? देखो सिंपल तरीके से, एक आपने मटेरियल को रखा, ये आपका कोई मटेरियल है, और ये आपने कोई फील्ड लगा दिया बी। तो बी के अंदर कुछ चीज है, जो एच है, बी के अंदर कुछ चीज कंटेन्ड है जो एच है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। और मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी है जो कि आई वेक्टर है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इट्स लाइक कि टीचर और स्टूडेंट जैसे। तो टीचर का एक एबिलिटी होता है टीच करने का, स्किल उसका कितना अच्छे से टीच करने का, और एक स्टूडेंट का भी प्रॉपर्टी होता है कितने अच्छे से वो ग्रास्प करेगा।
ठीक है, तो ये उसी तरीके का है। फील्ड के अंदर मटेरियल को रखोगे, मैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे तो वो मैग्नेट बन जाता है। जैसे आप कॉइन के पास मैग्नेट को रखते हो तो वो इजीली मैग्नेट बन जाता है, बट प्लास्टिक का कोई कॉइन रख दोगे तो नहीं बनेगा, मेटेलिक कॉइन रखोगे तो बन जाएगा। समझ आए? तो कितना इजीली वो बन जा रहा है एक तो वो, और फील्ड कितना इजीली उसको बना दे रहा है, वो दोनों प्रॉपर्टी हैं। देखो सिंपल से देखो, द डिग्री ऑफ एक्सटेंट to which a magnetic field can magnetize a magnetic substance is known as intensity of magnetizing field। मतलब किस एक्सटेंट, कितना डिग्री ऑफ एक्सटेंट है मैग्नेटिक फील्ड का किसी सब्सटेंस को मैग्नेट बनाने का। ठीक है, जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूं आपको तो कितना ज्यादा मेरा एक्सटेंट है आपको पढ़ाने का, वो प्रॉपर्टी, उसका वैल्यू। ठीक है, और दूसरा होता है कितना एक्सटेंट है आपका पढ़ने का, आपका अपना एबिलिटी। तो यहां पे ये है, ये प्रॉपर्टी है इसके लिए, द डिग्री ऑफ और एक्सटेंट टू विच अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, यहां किसका है मैग्नेटिक सब्सटेंस, और यहां कौन सा फील्ड, इज मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज दिस मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई वेक्टर। ठीक है, तो पहले तो मीनिंग जस्ट समझना इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या है, आपकी अपनी इच्छा कितनी है पढ़ने की। ठीक है, तो ऐसे ही मटेरियल की कितनी अपनी इच्छा है मैग्नेट बनने की, तो उसका अपना इंट्रिंसिक नेचर को ये आई डिफाइन करता है। और एच फील्ड की कितनी इच्छा है उसको मैग्नेट बनाने की, मतलब फील्ड का स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्गनेस या कुछ उसका फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक, वो होता है एच। तो एच को डिफाइन करते हैं बी बाय म्यू से, बी बाय म्यू से। ठीक है, मैथमेटिकली एच इज डिफाइंड एज बी बाय म्यू। और ये क्या मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होता है, इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट डेवलप हुए। ठीक है, कितने छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट डेवलप हुए, तो उन सब का सम टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एम बाय वी, इसको एम बाय वी से डिनोट करते हैं। तो एक ये टर्म ध्यान रखना है कि एम बाय वी क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस वन इज एम बाय वी। तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, व्हाट इज एच वेक्टर, व्हाट इज एच वेक्टर। अगर आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज एच वेक्टर, एच वेक्टर इज नथिंग बट बी बाय म्यू, दिस इज योर एच वेक्टर। तो आप बी को भी कई बार इस तरीके से लिख सकते हो, म्यू टाइम्स एच वेक्टर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बस फॉर्मूला से ही हो जाता है नाम। और यूनिट, इसका यूनिट एम्पियर मीटर और इसका यूनिट भी एम्पियर मीटर। तो एच का ध्यान रखना। आई क्या होता है, आई वेक्टर जो है वो इट इज नथिंग बट मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप, मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा था वो पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, तो दो अलग अलग प्रॉपर्टी हैं ये, तो दोनों को ध्यान रखना, फॉर्मूला ध्यान रखना। सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार पुट करने पड़ते हैं, यहां से ये निकाला वहां से ये निकाला। फिर एक आता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी आई और एच का रेशियो होता है, आई और एच का रेशियो होता है। इसको काई से डिनोट करते हैं, काई एम इज नथिंग बट आई बाय एच, आई बाय एच। जो भी पढ़े ना, आई क्या था, किसका प्रॉपर्टी था, आई सब्सटेंस का, और एच किसका प्रॉपर्टी था ये। तो इसको आप समझेंगे तो कैसे समझेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी मींस हाउ इजीली द सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड। मतलब अगर हम कम फील्ड लगा के मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा डेवलप कर ले रहे हैं तो वैल्यू हाई आएगी ना। इसको कम रखो यानी कि बी कम लगाया होगा, इसको ज्यादा रखो मतलब मैग्नेट खुद अपने इच्छा ज्यादा होगी। तो अगर मान लिया ये आपका टैलेंट, मैं बोलूं कि मैं अगर आपको कम भी पढ़ाऊं और आप अच्छे से पढ़ के सीख जाएं तो आप ज्यादा टैलेंटेड बोले जाओगे, तो टैलेंट कोफिशिएंट टाइप का है। तो मैग्नेट में भी इसी तरीके की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कम फील्ड लगाने पे भी मैग्नेट बन जाते हैं। तो उनके लिए मैग्नेटिक्स कितना ससेप्टेबल है भाई, कोई भी फील्ड आया, थोड़ा सा भी फील्ड लगाया, मैं एकदम से मैग्नेट बन जाऊंगा। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हाई रहती है उन मटेरियल की। ठीक है, तो रेशियो मैथमेटिकली क्या बोला, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक intensity H applied to the substance is known as magnetic susceptibility of the substance. Magnetic susceptibility is a unitless and dimensionless quantity, क्योंकि दोनों के यूनिट क्या थे, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। तो ये भी क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, जस्ट अ नंबर, स्केलर क्वांटिटी आएगी, जस्ट अ नंबर। वो नंबर रिप्रेजेंट करेगा, अगर वो बहुत बड़ा हुआ वन से
तो रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ भाई ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेट बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और कम हुआ तो मैग्नेट बनने की टेंडेंसी बहुत वीक होगी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो ये रिलेशन आपको डेरिवेशन नहीं ध्यान रखना है, डेरिवेशन नहीं ध्यान रखना है, मैं रिलेशन बता रहा हूं आपको। ये लास्ट में जो रिलेशन लिखा है ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो म्यू आर होता है, म्यू आर होता है वो 1 प्लस काई एम होता है, 1 प्लस काई एम होता है। म्यू आर इज नथिंग बट 1 प्लस काई एम। ठीक है, काई बोलते हैं इसको, जो एक्स टाइप का लिखा हुआ ना, काई, काई एम। ठीक है, मीडियम का ससेप्टेबिलिटी प्लस वन इज इक्वल टू रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, 1 ज्यादा होता है उससे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, सीधे के सीधे याद रख सकते हो, डेरिवेशन भी दी हुई है अगर आपको देखना है। इट इज द सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम to the magnetic force and due to the magnetic force and magnetic field due to the magnetizing material is known as the total magnetic flux as total magnetic flux density। ठीक है, तो उनको पहले तो टोटल में लिखो, दोनों का सम करके, जितना बाहर से लगाया, जितना फील्ड ने इंड्यूस किया, और फिर रिलेशन डिराइव करो। ठीक है, तो रिलेशन की डेरिवेशन में नहीं जाना, हमें ज्यादा यूज है इस रिलेशन की वैल्यू का। देखिए आगे, जैसे फाइंड द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस व्हिच हैज अ रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ 1। आपने बोल दिया म्यू आर कितना है, 1 है, तो आप बोलेंगे सर म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम है, तो यही 1 है, तो ये भी 1 प्लस काई एम है, तो काई एम कितना रहा होगा, काई एम कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, तो ये आपके पास 0 आ जाता है सीधे के सीधे। अब कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स आते हैं, ये केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं, इन्हीं के बेसिस पे मैग्नेटिक मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन होती है, जो भी अभी टर्म पढ़ी ना। देखो, कुछ मैग्नेटिक होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, कुछ होते हैं फेरोमैग्नेटिक, और कुछ होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, पैरा, फेरो और डाया। ठीक है, और ये बहुत बार क्वेश्चन देखो रिपीट हो गए हैं, टैगिंग की हुई है क्वेश्चन की, कितनी इतने हर बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो क्या होते हैं जी, आपके पास क्या होता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग और डोमेन फॉर्मेशन। ये आपको क्या रहता है, डोमेन फॉर्म होते हैं किसके अंदर, फेरोमैग्नेटिक में छोटे छोटे डोमेन बनते हैं। डोमेन बनते हैं मतलब कि ये कि छोटे छोटे मैग्नेट, छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट जो कि अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से रहते हैं, वो एक जगह में एक डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। ठीक है, या आपने केमिस्ट्री में भी समझे होंगे सारे टर्म, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग और यहाँ पे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। अब होगा क्या, बिहेवियर जब उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा, वो जो है पुअरली, मैग्नेटाइजेशन इज पुअर इन अपोजिट डायरेक्शन, वो क्या करेगा, फील्ड को बाहर की तरफ, अपनी तरफ टेंडेंसी नहीं रखेगा, फील्ड को बाहर की तरफ जाने के लिए कहेगा। ठीक है भाई, उससे पास होने देने की टेंडेंसी नहीं है। ठीक है, मतलब उसका म्यू आर कम है 1 से। ठीक है, यहां दिख रहा है म्यू आर 1 से कम है, तो वो फील्ड को अलाउ नहीं करेगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल फील्ड को अलाउ नहीं करेगा अपने थ्रू पास होने देने के लिए। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो म्यू आर है वो 1 से 2 है, तो वो फील्ड को थोड़ा ज्यादा, मतलब जो लाइन बाहर से जा रही थी पहले मैग्नेटिक मटेरियल रखने से, तो उसके अंदर से जाने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और फेरो में क्या होगा, बहुत बड़ा होगा 1 से म्यू आर, तो मतलब फील्ड लाइन को वो मोस्टली अपने थ्रू पास कराने की कोशिश करेगा, फील्ड लाइन को वो अपने थ्रू पास कराने की कोशिश करेगा। समझा? तो एक ये ध्यान रखना है इसके अंदर, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, ये वैल्यू मैंने आपको बता दी तीनों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम, एटम डू नॉट हैव एनी परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। डायामैग्नेटिक में अपनी कोई एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होती, बट अगर कोई फील्ड लगा दे तो मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाती है, तो डेवलप हो जाती है तब। ठीक है, एटम्स हैव रेंडमली ओरिएंटेड, तब इसमें जो फील्ड के एब्सेंस में भी होती है, बट यहाँ पे लगा दें फील्ड तो एक तरफ इंक्लाइंड हो जाती है वो। ठीक है, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक में देखो डोमेन बनी होती है, बट एच फील्ड लगाने पे वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाती है, मतलब पहले ऐसा था बाद में ऐसा हो गया, पहले ऐसा था बाद में ऐसा हो गया, पहले ऐसा था बाद में ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर डोमेन्स की फॉर्म में रहता है, इसके अंदर रेंडमली अलाइंड रहते हैं, और इसके अंदर इंडिविजुअल एटम के पास कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है, लगाने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में आता है। ठीक है,
मैग्नेटिक मोमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड होता है। मैग्नेटिक मीन स्मॉलर एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इज स्मॉलर देन एच बट इन सेम डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इज हायर देन एच बट इन सेम डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है सेम डायरेक्शन में। अब और क्या होता है, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। कॉपर, सिल्वर, लेड, वाटर, मर्करी, हीलियम, नियोन, गोल्ड, जिंक, ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। सीधे के सीधे पूछ लेंगे भाई कौन सा डायामैग्नेटिक है। इसमें याद रखना पड़ेगा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, भाई ये पैरा वाले हैं। फेरो वाले आयरन, कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, एल्निका, और ये सब सारे के सारे फेरो वाले हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट हैं, सारे एग्जाम्पल। इस टेबल में से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीधा का सीधा, म्यू आर, यूए और ये सब लेकर के। काई की बात करें, काई की बात करें तो काई देखो, इसका काई जो है, इसका काई एम नेगेटिव होता है। इसका काई एम नेगेटिव होता है, मतलब लेस देन जीरो। इसका काई एम पॉजिटिव होता है, बट छोटा होता है, स्मॉल पॉजिटिव, ठीक है। और इसका जो काई एम होता है, इसका काई एम पॉजिटिव होता है बट लार्ज होता है, बहुत बड़ा नंबर। क्योंकि देखो ना, म्यू आर क्या है, म्यू आर से ही समझ आ जाएगा ना, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, 1 प्लस काई एम, ठीक है। इसी से समझ आ जाएगा। देखो ये छोटा, म्यू आर 1 से छोटा है, मतलब इसको नेगेटिव होना पड़ेगा तभी तो ये छोटा होगा 1 से। म्यू आर 1 से 2 के बीच लाई कर रहा है, तो मतलब ये छोटा होगा बट 1 से छोटा होगा यहाँ पे, मतलब स्मॉल होगा बट 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। और ये वाला 1 से बड़ा होगा तो यहाँ भी काई एम 1 से बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, और ये भी। तो काई एम के रिलेशन भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज जीरो, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज जीरो फॉर व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल, अगर ऐसा पूछ ले, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज जीरो। देखिए, तो हमने अभी देखा म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बिलो जीरो, जीरो नहीं बिलो जीरो लिखा है। बिलो जीरो मतलब इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। तो हमें पढ़ ही लिया डायमैग्नेटिक मटेरियल। देखो सीधे सीधे इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये वैल्यू नेगेटिव रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्यूरी लो। तो क्यूरीज ने लॉ दिया था। क्यूरी लॉ states that the magnetic susceptibility of a paramagnetic substance is inversely proportional to the absolute temperature of material, ठीक है। उसने बोला कि जो ससेप्टेबिलिटी है, ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कम होगी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कम होती रहेगी, मैग्नेट बनने का उसका टेंडेंसी कम होता रहेगा। ये प्रॉपर्टी पता कहाँ काम आती है? अगर कोई एक आपको मैग्नेट दे दे और बोले कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म करते हैं, उसको हीटअप कर दो तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कम होती रहेगी और फिर वो मैग्नेट नहीं रहेगा। अगर कोई मैग्नेट लो और उसको गर्म कर दो तो वो फिर वो मैग्नेट नहीं रहता है, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस डिक्रीजेस प्रोपोर्शनली, ठीक है, ये बोलता है लो। ये है क्यूरीज लो, ये वाला है स्टेटमेंट क्यूरीज लो का। अब इस पे देखिए क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है, एक टर्म आता है क्यूरीज टेम्परेचर। ये बोलता है द टेम्परेचर एट विच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज क्यूरीज टेम्परेचर, ठीक है। ये है ये क्यूरीज टेम्परेचर का डेफिनेशन है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस ससेप्टेबिलिटी डिक्रीजेस, तो एक वैल्यू आएगी, टेम्परेचर बढ़ाते रहो तो क्या होगा, ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज करती रहेगी। तो फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बनेगा जब जिस टेम्परेचर पे जाके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल दैट इज नोन एज क्यूरीज टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पे जाके ये कम होते होते ये पैरा वाली रेंज में आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक की रेंज में आ जाएगा, तो बोला जाएगा कि भाई ये उसका क्यूरीज टेम्परेचर है। निकल विल हैव, एग्जांपल देखिए, निकल विल बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल फॉर टेम्परेचर अबव दिस, ठीक है। तो इसके ऊपर मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू है, तो 358 डिग्री के ऊपर निकल का जो बिहेवियर होगा वो पैरामैग्नेटिक टाइप का होगा। ऑल्दो हमने अभी देखा है निकल कहाँ पे लाई कर रहा था, फेरो में लाई कर रहा था।
निकल फेरोमिलाई कर रहा था, बट अभी अगर 358 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर लेके जाएं तो हमें पता चलेगा भाई ये फेरो में नहीं, ये पैरा में आ जाएगा। ठीक है, एक क्यूरीज विस लॉ रहता है, थोड़ा सा जब से स्टेटमेंट देख लीजिए। द ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी सी अबव क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, टी माइनस टी सी इसके उल्टा रहता है, मतलब उसके ऊपर इसकी ससेप्टेबिलिटी इस तरीके से इस बिहेवियर के साथ वेरी करती है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ स्टेटमेंट याद रखनी है कि क्या बोला था, किस तरीके से बोला था। और जनरली बात ओवरऑल कंक्लूजन इस स्टेटमेंट का ये है कि ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, मैग्नेट बनने का टेंडेंसी डिक्रीज करता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। बस यही बात इसके अंदर बोलने की कोशिश की जा रही है। चलिए, तो ये था आपका चैप्टर, बहुत थ्योरेटिकली चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर यही सब कि परमानेंट मैग्नेट, ये मैग्नेट, वो मैग्नेट कब बनेगा, मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, तो उल्टे उल्टे टर्म है, कंफ्यूजिंग भी टर्म है। सिर्फ याद रखने हैं कि वैल्यू, रिलेशन, परमेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी, यहाँ पर बी एच बी वी उसके कॉस थीटा वीटा के एग्जांपल, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, वो वाले वैल्यू याद रखने हैं। और स्टार्टिंग में बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी, बिहेवियर और बार मैग्नेट की वजह से फील्ड का वैल्यू इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन पर, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, उनका एंगल, डायरेक्शन, नेट वैल्यू कितनी रहेगी, यही सब हमने इस चैप्टर में अभी तक देखा था। ठीक है, थ्योरेटिकली चैप्टर है। एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर, सिर्फ एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन रहता है, प्रॉपर्टी बेस्ड थ्योरेटिकल आ गया तो और इजी हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा अच्छे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं और मतलब कर सकते हो आप अच्छे से। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय, वी विल सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर, बाय बाय।